पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उड़द और मूंग की खेती पर जानकारी, गर्मी के मौसम में मौन बक्सों की देखरेख पर जानकारी, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं आसानी से हरा चारा, जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद कम अवधि वाली फसल लेना चाहते हैं, वे उड़द या मूंग की कम अवधि वाली प्रजातियों की बुवाई करके कम समय में अच्छी आय ले सकते हैं। आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान से जो उड़द मूंग की खेती से होने वाले लाभ पर अपने अनुभव बता रहे हैं। ये गर्मी में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में हमारी एक फसल है उड़द और मूंग। मैंने उड़द के साथ में मक्का का बुआई की है। उड़द औसतन खाली समय में 6 से 7 कुंटल के आसपास बढ़िया बीज मैंने उत्पादन हो जाता है, किसानों की अतिरिक्त आय होती है। साथ में मक्के की फसल से भी अच्छा खासा आय का स्रोत बढ़ जाता है, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और साथ में जानवरों के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, इस फसल को खाली समय में नंबर 1 तो हमारी आय का स्रोत बढ़ जाता है, नंबर 2 हम लोगों की जो मृदा है उसका स्वास्थ्य अपने आप सुधार उसमें हो जाता है। इससे जो इसके अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वातावरण से नाइट्रोजन ले करके हमारी ज़मीन को काफ़ी कुछ लाभ मिलता है, जिससे हमारी बचत भी होती है और हमारा ये खेत है इसका स्वास्थ्य भी सुधरता है। और हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे, किसान बंधु चाहे ये उड़द बोए या मूंग, जो भी बोए, उसकी कटाई न करें, उसकी तोड़ाई करें। तोड़ाई करने के बाद जुताई करके उसको सड़ा के तब धान लगाएं। उससे हमको दोहरा लाभ नजर आता है। एक तो इधर हमको खाने के लिए और हमारे बेचने के लिए उड़द का बीज भी मिलता है, और उसकी जो डंडी या अवशेष जो भी है उड़द का, उसको सड़ा के हमारा खेत काफ़ी कुछ उपजाऊ हो जाता है। हम लगभग 1 बीघे में 5 से 6 कुंटल के आसपास औसतन उपज हो जाती है। इस तरह से 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर खाली समय में उत्पादन करके एक अच्छा खासा लाभ लिया जा सकता है। हालांकि बुआई लेट तो हो गई है, आप लोग लेट वैरायटी का चयन करें। हालांकि लेट होने के बावजूद भी मैंने चंद्रशेखर 1 का बुआई की है, और मैं मानता हूँ देर से बोई गई है, लेकिन फिर भी ऊंची ज़मीन होने की वजह से अच्छी फसल और अच्छा उत्पाद होना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इसकी खेती की योजना बना रहे हैं तो इसकी खेती में कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर जेपी सिंह से। यह एक ऐसी फसल है जो दोहरा लाभ दे सकती है। जैसे दोहरा लाभ का मतलब कि दालों के उत्पादन के साथ साथ हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। जो हमारे वायुमंडल के बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके
भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि करते हैं। इसके लिए इस समय रबी की फसलों की कटाई हो रही है। रबी की फसलों की कटाई के उपरांत हमारे किसान भाई खेत की अच्छी प्रकार तैयारी करके और इसके बाद खेत की तैयारी करने के बाद जब उपयुक्त प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए जायद में जो उपयुक्त प्रजातियां हैं उसमें नरेंद्र उर्द 1, नरेंद्र उर्द 2, शेखर 1, शेखर 2, शेखर, पंत उर्द 19, पंत उर्द 35, ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जिनको हमारे किसान भाई जायद में उगा करके और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। जहाँ तक बुआई की समय का है, बुआई का समय अब अंतिम समय में है। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अति शीघ्र आप अपने खेत की तैयारी करके इन प्रजातियों की बुआई कर दें, नहीं तो अब समय विलम्ब हो रहा है और जैसे जैसे समय विलम्ब होगा वैसे वैसे हमारे उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक उर्वरकों एवं खादों की बात आती है, इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई के समय ही बेसल डोज के रूप में प्रयोग करके और इसकी बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि पहली सिंचाई करें। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 25 दिन से पहले ही हमारी फसल दिन में धूप की वजह से मुरझाने लगती है और शाम के समय जब रात होती है तो फसल पुनः हरी भरी अपनी पूर्ण अवस्था में दिखती है। अगर दिन में फसल मुरझाने लगती हो, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 25 दिन से पहले उर्द में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण हेतु 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि खरपतवार को जमने ही न दिया जाए। इसके लिए बुआई के 48 घंटे के अंदर एक दवा खरपतवार नाशी आती है, पेंडीमेथिलीन। इस दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव करें। ये छिड़काव बुआई के 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आपका खेत ढेलेदार है तो उस समय 1200 से 1400 लीटर पानी का प्रयोग प्रति हेक्टेयर करना चाहिए और अगर आपका खेत भुरभुरा है तो उस समय 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। अगर खरपतवारों का जमाव बुआई के बाद हो गया है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे किसान भाई खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं, इसके लिए एक दवा है इमेजाथापर। इमेजाथापर दवा की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़काव करें तो जो भी फसल में खरपतवार हैं उनका निदान हो जाता है। अच्छा तो ये होगा कि निराई गुड़ाई के माध्यम से अगर खरपतवारों का आप नियंत्रण करें तो भूमि को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हुए भूमि की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करते हुए आप गुणवत्ता युक्त उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ तक कीट एवं रोग की बात है, सबसे प्रमुख रोग हमारे उर्द में पीला मोजैक, जिसमें पत्तियाँ पीली रंग की हो जाती हैं तथा सिकुड़ने लगती हैं। यह एक तरह से मक्खी के द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास
1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें। ये वायरल रोग है, अगर मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि मक्खी ही इस रोग को फैलाने वाला वाहक है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसा मौसम किसी भी प्राणी के लिए परेशानियों वाला होता है। यदि कृषि सह व्यवसायों की बात करें तो जिन कृषकों ने मौन पालन व्यवसाय अपनाया है उन्हें मौन बक्सों की विशेष देखरेख की जरूरत होगी, जिससे मधुमक्खियां ठीक प्रकार से कार्य कर सके। तो मौन बक्सों की देखरेख में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, तो आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर प्रमोद मल से। देखिए, जो ये समय चल रहा है इसके अभी सारे जो मौन पालक भाई हैं वो सभी अपने बक्से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए होंगे, जहाँ पे भी लीची का या अन्य कोई फ्लावरिंग प्लांट उपलब्ध हैं वहाँ पे अपने बक्सों को स्थानांतरित कर चुके होंगे। देखिए, स्थानांतरण करने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि आप जब भी बक्सों को स्थानांतरित करें उसमें शहद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का शहद होना चाहिए, जिससे कि उसमें गर्मी से मधुमक्खियां ना मरे। अगर शहद ज़्यादा है, स्थानांतरित करने के पहले उनका निष्कासन कर लें और निकालने के बाद उनको अच्छी तरह पैकिंग कर लें। बक्सों को पैकिंग करने के लिए उसमें अंदर जो फ्रेम हमारे रखे हुए हैं उन फ्रेम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए अंदर छोटी छोटी कीलें आती हैं, जो फ्रेम अगर 6 फ्रेम है तो 6 फ्रेम के जस्ट बाद उसमें एक कील मार दें, जिससे अंदर जो है फ्रेम का मूवमेंट ना हो और मधुमक्खियाँ मरे ना। इसके बाद ऊपर से जो इनर कवर है, इनर कवर के अंदर एक टाट लगा लें। टाट लगा करके फिर इनर कवर ऊपर से उसमें कील मार दें और फिर टॉप कवर को उसमें पैक कर दें। उसमें पतली पट्टियाँ एल्युमिनियम की सीट्स आती हैं, उसको लगाने के बाद उसको अच्छी तरह पैक कर लें। तो इससे आपका बक्सा तैयार हो गया। शाम के समय जब अंधेरा हो जाए, जब सारी मधुमक्खियाँ छत्ते के अंदर हों, उस समय गेट जो है, जो मुख्य द्वार है मौन गृह का, वो गेट द्वार को बंद कर दें अच्छी तरह से। और बंद करने के बाद जब अच्छी तरह बंद हो जाए तो बाहर से मिट्टी का लेप हल्का सा लगा दें, जिससे कि उसको निकलने की संभावना ना हो। फिर रात के समय बक्सों को लोड कर लें और फिर जहाँ भी ले जाना है उनको ले जा सकते हैं। उसको ले जाते समय ध्यान रखें कि बक्से रात भर में उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सुबह जाकर के उन बक्सों को उतार के पहला काम करें कि उसका जो मुख्य द्वार है वो खोल दें, जिससे हवा का आवागमन प्रारंभ हो जाए और मधुमक्खियाँ सफोकेशन से मरने की संभावना कम हो जाए। अगर बहुत लंबा टूर है आपका, बहुत दूर ले जाना है, दिन में भी चलाना है, तो ध्यान रखें कि उन बक्सों को थोड़ी ठंडी बना के रखें। कभी कभी बीच में रोक करके पानी का छिड़काव करते रहें। दिन में जहाँ रोकें वो पेड़ों की छाया के पास रोकें। और जब भी गाड़ी बंद करें आधे 1 घंटे के लिए तो उसको चलते हुए रहने दें। इंजन चलता रहे, जिससे हल्का फुल्का हिलता रहे गाड़ी, और हिलते रहने से उसमें जो ऑक्सीजन है उन मधुमक्खियों को मिलती रहती है और मधुमक्खियाँ मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब छाया में कहीं 1 आध घंटे के लिए गाड़ी रोकें तो वहाँ पे गाड़ी चलते रहने दें। इस तरह से करने पे आप जब भी पहुँचें दिन में और रात में 24 घंटे भी अगर चलना है तो कोई समस्या नहीं आती है। और इसके बाद आप उस स्थान पे ले आकर के बक्सों को उतार दें। सबसे पहले मधुमक्खियों के बक्सों को पूर्व स्थान की ओर मुंह ना कर करके उनको दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करें। इसके बाद उन्हें हमें ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सीधे धूप आती ना हो। अगर धूप आती है उससे भी मधुमक्खियों को काफी परेशानी होती है। हमें हमेशा छायादार स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर हल्की छाया, हल्की धूप रहे। डायरेक्ट सनलाइट
मधुमक्खियों के बक्सों पर ना पड़े। ये जो मुख्य सीजन है ये प्रजनन काल भी कहा जाता है। मधुमक्खियों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है और इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि कीड़े बीमारियां बहुत कम लगते हैं, लेकिन और सब जो क्रियाकलाप है इसमें मधुमक्खी पालन में काफ़ी बढ़ जाती है। जो मधुमक्खी पालक भाई पुराने हैं वो जानते हैं कि रानी बनवाने का कार्य इस बसंत ऋतु प्रारंभ होने के पहले जस्ट या फरवरी के महीने से शुरू कर दें। अभी तो थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन इसको अगर फरवरी से हम शुरू कर दें तो मार्च में हमको नई रानी सारी मिल जाती हैं और नई रानी मिलने से बक्से की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो अच्छी बनी रहती है और पूरे साल हम शहद का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। अब इस समय जो पुरानी रानी होगी वो काफ़ी स्वार्मिंग हो रही होगी, तो स्वार्मिंग की जो रानी है उसको भी हम रख सकते हैं। अगर अच्छी कॉलोनी है, अगर रानी की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो इस समय जो स्वार्मिंग होती हैं उनको अलग बक्से में डाल करके हम नए बक्से के रूप में उनको अपना सकते हैं। इस समय जो रानी बनवाने का कार्य हो चुका होगा या चल रहा होगा वो अब कंप्लीट होने वाला होगा। इस समय जो रानी का प्रजनन है बहुत आसानी से हो जाता है और लगभग इसमें 80 से 90% सफल रानी का प्रजनन हो पाता है, तो इसलिए ये सबसे अच्छा सीजन माना गया है। और जो क्रियाकलाप है मधुमक्खी पालन में, इस समय शहद का उत्पादन होता है। जो मुख्य हमारा हनी फ्लो सीजन है वो मार्च अप्रैल का महीना होता है और इस समय बहुत सारे यूकलिप्टस के प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग है, उनको कर सकते हैं। जंगल में बहुत सारे जंगली हमारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। आजकल बहुत सारे किसान भाई जंगल के किनारे रखते हैं जिससे कि उनमें जो पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, जंगली पौधों से काफ़ी अच्छा शहद प्राप्त होता है। अगर उनके पास भोजन नहीं है तो भोजन हमें किस प्रकार उपलब्ध कराना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक तगाड़ी में हम शक्कर का घोल बना करके रख सकते हैं जिसमें हम थोड़ी लकड़ियां डाल दें और इसको हम मधुमक्खी की पेटियों से करीब 10 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर रख दें, जिसके कारण मधुमक्खियां अगर भूखी होंगी तो वो आकर के चाशनी की जो हमने डंडियां डाली हैं उस पर आकर के बैठकर अपना भोजन कर सकती हैं। कृत्रिम चाशनी के साथ साथ हम उन्हें पॉलिन के रूप में विभिन्न प्रकार का आटा, जिस प्रकार मक्के का आटा, बाजरा का आटा, इसको भी हम खुले स्थान पर रख के उन्हें पॉलिन के रूप में भोजन उपलब्ध कराते हैं। ऐसा देखा गया है प्राय कि किसान भाई जो शहद का उत्पादन कर रहे हैं उसमें कुछ किसान भाइयों के जो शहद में उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, पका हुआ शहद वही है जिसके भरने के बाद, सेल में भरने के बाद मधुमक्खियां ऊपर से सील कर देती हैं। जब छत्ते सील हो जाएं तो तभी आप समझें कि ये शहद निकालने लायक है और 60 से 70% तक अगर छत्ते सील्ड हैं तो आप समझें कि शहद हमारा पक गया है और उसका निष्कासन किया जा सकता है। कुछ किसान भाई जल्दी निकालने के चक्कर में बिना सील्ड, जो अनसील्ड हैं, उन छत्तों से भी निकाल लेते हैं। उससे कच्चा शहद निकलता है और उसमें नमी की प्रतिशत ज़्यादा होता है, जो अगर हम स्टोर करें, भंडारित करते समय उसमें सड़ने के चांसेस होते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि हमेशा 60 से 70% अगर कोष्ठक सील हैं तभी शहद निकालें। दूसरी चीज़ कि इस समय पॉपुलेशन भी मधुमक्खियों की बहुत तेज़ी से बढ़ती है और मधुमक्खी की पॉपुलेशन बढ़ने से इसमें क्राउडिंग होने की संभावना होती है। जैसी ही क्राउडिंग फील करें आप, बहुत भीड़ भाड़ अगर होने लगे तो आप उसमें अतिरिक्त छत्ते, उसमें 1 या 2 छत्ते डाल दें। उससे जो है मधुमक्खियों की जो सफिशिएंट जगह उनको पर्याप्त मिलती है और उस जगह में मधुमक्खियाँ फिर अपना कार्य करती हैं। रानी अंडे देती है और मधुमक्खियाँ जो वर्कर हैं वो शहद इकट्ठा करते हैं। इस समय एक और फ़ायदे होते हैं कि अगर डिवीज़न करके हमको कॉलोनी सेल करनी है, जो मधुमक्खियों की कॉलोनी बेचने वाले किसान हैं उनको इस समय बहुत आसानी होती है। 4-4 फ्रेम अलग करके और उसको नई क्वीन बना करके और हम कॉलोनी की सेल भी कर सकते हैं और फिर हमारी एक अतिरिक्त आय के रूप में हम कॉलोनी की सेल करके अपनी उतनी की उतनी कॉलोनी बनाए रख सकते हैं और जो हमने डिवीज़न किया हुआ है उन कॉलोनी को बेच के अतिरिक्त आय कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर इस तरह से आप मधुमक्खी जो मौन वाटिका है और मधुमक्खियों के बक्से हैं इनका प्रबंधन करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय में आज सबसे बड़ी समस्या हरे चारे की है, क्योंकि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में खेती योग्य भूमि कम हो रही है और वहीं बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल की विकट समस्या है। ऐसी स्थिति में दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और इसी कठिनाई को देखते हुए चारे को उगाने की एक नई तकनीक हमें पूसा नई दिल्ली के कृषि मेले में देखने को मिली। ये थी हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। तो ये तकनीक क्या है, ये बता रहे हैं अभिषेक कुमार। इसे हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में क्या होता है कि इसमें जो बेस होता है इसका मिट्टी रहित होती है। इसमें मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, जो भी उपयोग होता है पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मशीन हमारी है, हाइड्रोपोनिक्स मशीन लगी हुई है। इसके अंदर हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग सीड से लेकर के फीड तक जाने में 7 दिनों का वक्त लगता है। इसमें मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता, जो भी उपयोग होता है पानी का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मशीन हमारी है, हाइड्रोपोनिक्स मशीन लगी हुई है। इसके अंदर हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग सीड से लेकर के फीड तक जाने में 7 दिनों का वक्त लगता है। डे 1 में पहले दिन में हम इसमें सीड रखते हैं। ओवरनाइट सोकिंग करने के बाद रात भर सीड को भिगा करके इसको हमने ट्रे में रख दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी साइकिल होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन। 7वें दिन के अंदर क्या होता है कि इसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है और हम इसको प्रोडक्शन से बाहर ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। इसका उपयोग जैसे पशुओं के लिए हरा चारा तैयार करना हुआ, जैसे हमारे क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र हो गया हमारा, या हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, या गुजरात का हो गया, जहाँ पे पानी की कमी है, जमीन की कमी है, या पर्यावरण उसके अनुकूल नहीं है, जहाँ पर हम अपने पशुओं को हरा चारा हम प्रोवाइड करा सके, मतलब उनको दिला सके। तो उसके लिए एक समाधान है, पशुओं के लिए हरे चारे का समाधान है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जहाँ पे हम घर में ही, अपने घर के अंदर में हम कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते, उत्पाद ले सकते हैं। 100 किलो से लेकर के 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो, जितना भी चाहिए उतना हम इसके अंदर प्रोडक्शन लिया जा सकता है। इसके अंदर पशुओं के लिए हरा चारा तैयार करने के अलावा हम लोग पौध की भी इसमें तैयारी कर लेते हैं। अपनी पौध जो हमारा होता है धान की पौध, हम जिसको अपने अगर फील्ड में करें तो 28 से 30 दिन का वक्त लगता है, उसको हम 7 से 8 दिनों के अंदर में पौध को तैयार कर लेते हैं। तो हमने जब पौध को तैयार कर लिया तो इससे हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो एक तो हो रहा है कि हमने समय की बचत की। जिस पौध को हमें तैयार करने में लगभग 30 दिनों का वक्त लग जाता, उस पौध को हमने 7 से 8 दिनों के अंदर तैयार कर लिया। कम से कम पानी, अब हमारे कैसे कितने सारे ऐसे राज्य जहाँ पे पानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे महाराष्ट्र के कई सारे क्षेत्र है, अपने राजस्थान में भी कई सारे क्षेत्र है। तो इसमें क्या है कि जो हरा चारा हम पैदा करते हैं उसको पैदा करने में सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पारंपरिक तरीके से करी जाए तो वहाँ पे 60 से 70 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। हमने कहा इसमें धान का हमने पौध तैयार कर लेते। धान के अलावा हमने इसमें अभी गन्ने के भी पौध तैयार किए। गन्ने के पौध जो कि हमारे पारंपरिक तरीके से 45 दिन का वक्त लगता है, उसे हमें इसमें तैयार करने में 15 दिन का वक्त लगता है। और इसको हमने बहुत ही सक्सेसफुली हरियाणा के कई क्षेत्रों में हमने इसको प्रत्यारोपण इसका कर भी रखा है और इसके सक्सेसफुल काफ़ी वहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं। लगभग 1 किलो अगर बीज डाले तो हमें इसका 6 गुना रिटर्न मिलता है। अगर हमने 1 किलो डाला है तो हमें फाइनली जो कन्वर्ट होकर बाहर जो निकल रहा है प्रोडक्शन, वो 6 गुना प्रोडक्शन होता है इसमें। इसकी जो कॉस्टिंग आती है हमारी, लगभग ऑपरेटिंग जो मतलब इसमें सारा हो गया 5 रुपये पर किलो इसकी कॉस्टिंग आती है। हमारा जो तैयार पाउडर आ रहा है उसकी पूरी कॉस्टिंग हमारी 5 रुपये आती है प्रति किलो। प्लांट की कॉस्ट हमारी डिपेंड करती है। प्लांट की कॉस्ट लगभग 4.5 लाख रुपए से शुरू होकर के हमें कितना उत्पादन डेली का चाहिए उसके हिसाब से ये वेरी करता है। अगर किसी के पास 10 गाय है, 10 पशुओं के लिए जो समाधान होगा वो 4.5 से 5 लाख के अंदर में हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हरदासीपुर जौनपुर के चंद्रमालाल कुशवाहा ने।
आपने औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, औषधीय पौधों में अगर अश्वगंधा की बात करें स्थान की जगह का, मैं कहना चाहूँगा कि औषधीय पौधों में ये राजा है। औषधीय पौधों का राजा इसलिए कहना चाहेंगे हम क्योंकि आज की तारीख में आयुर्वेदिक से लेके हमारी जो आधुनिक दवाएं हैं और दवाओं की संख्या के हिसाब से अगर सुनेंगे तो ये सबसे ज़्यादा दवाओं में लगभग भारत में 150 से 200 दवाओं में इसके जड़ का इस्तेमाल होता है और इसके ऊपरी भाग जो कि तना और पत्तियां और पंचांग कहते हैं उसका भी बाज़ार बहुत बड़ी तेज़ी से निकल के आ रहा है। और इसकी जहाँ तक खेती की बात है तो इसकी खेती बहुत आसान है। ये मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर असिंचित दशाएं हैं और वर्षा भी कम होती है। हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच के जो एक इलाके हैं जिनको खाद करके नागौर का क्षेत्र कहा जाता है, मंदसौर का क्षेत्र कहा जाता है, नीमच का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर इसकी खेती व्यावसायिक रूप से हो रही है। अश्वगंधा की खेती उत्तर प्रदेश में भी की जाती है जिसकी बुआई सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है और इसकी खेती के लिए बहुत ही आसान है। जब बरसात खत्म हो रही हो उस समय इसकी खेती बीजों द्वारा की जाती है, उसी समय खेत में बीजों को छिटक दिया जाता है। इसके बीज बैंगन के बीज की तरह होते हैं। खेतों में छिड़काव विधि से इसकी बुआई की जाती है। बीजों के अंकुरण के लिए खेत में थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर बीज उग गया है तो फिर जो आगे बरसात थोड़ी बहुत बरसात के बाद मिलेगी या सर्दी की ऋतु में मिलेगी वही इसकी खेती के लिए पर्याप्त होती है। और इसकी खेती का जो समय काल है वो है सितंबर अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च। बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें और जरूरत पड़ने पर 2 महीने बाद एक और निराई कर दें। इस प्रकार लगभग 4 माह में फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी खुदाई जनवरी से मार्च के मध्य में करते हैं। औसतन एक पौधे से 5 से 6 ग्राम की जड़ प्राप्त होती है। इस तरह 1 हेक्टेयर से कुल 3 से 4 लाख जड़ मिल जाती है, जिनका वजन 15 से 20 क्विंटल होता है, जिसका बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। अतः आप असिंचित क्षेत्रों में कम लागत और बिना मेहनत किए अश्वगंधा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हासिल करने के लिए कैसे किया जाए टसर रेशम कीट का पालन। अच्छे विकास के लिए नवजात बछड़े की कैसे करें देखरेख। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।